डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने वुडवर्ड फिशर रूल डिस्कस किए थे क्या कैलकुलेट करने के लिए, अपना जो लैम्डा मैक्स था और किन के लिए, कॉन्जुगेटेड डाइंस के लिए। ठीक है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल, वो है लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है अब की बार हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। ठीक है। तो इसके लिए फिर वही है रूल्स है कि पेरेंट वैल्यूज होंगी, या हम इसको बेसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं या बेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू होगी किसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से यहाँ पर क्या मतलब है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में आपको जो बेस वैल्यू यानी किसके लिए हमें निकालनी है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, वो इस तरह से होगा C डबल बॉन्ड C ये O। यानी कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप हुआ, कार्बोनिल ग्रुप से जो फर्स्ट कार्बन है इधर जो आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा और सेकंड कार्बन को हम बोल देते हैं बीटा। तो ये जो स्ट्रक्चर कहीं आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। ठीक है। तो ये बेसिक वैल्यू इसके लिए आएगी जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू लिखी है वो लिखी है ए साइक्लिक और 6 मेंबर्ड साइक्लिक के लिए, यानी ए साइक्लिक भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है। तो दोनों के लिए हमारी सेम वैल्यू है, दैट इज 215 नैनोमीटर। फिर सेकंड वैल्यू जो लिखी है वो है 5 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर ये जो बनाया था आपके सामने स्ट्रक्चर, ये तो ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले लेंगे। अगर कीटोन लिया हुआ है तो CO के साथ यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, और अगर हमने लिया हुआ है साइक्लिक और 6 मेंबर्ड की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक से ये मतलब होता है कि एक बेंजीन रिंग होगी, यहाँ ये डबल बॉन्ड होगा और इस तरह से डबल बॉन्ड O होगा। तो ये जो C यहाँ पर भी C है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर C सब जगह ही है। बेंजीन रिंग कह रही हूँ मैं, मतलब एक 6 मेंबर्ड रिंग है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, 6 मेंबर्ड रिंग है। और 6 मेंबर्ड रिंग में फिर से वही आपको C डबल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O। तो ये जो C डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ लिखा है, इस कार्बन से, ये वाला कार्बन से, ये जो फर्स्ट पोजीशन है ये अल्फा कहलाएगी और ये बीटा कहलाएगी। तो ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो जाएगा। और अगर होगा 5 मेंबर्ड, तो 5 मेंबर्ड में हम इसको इस तरह से बना देंगे कि अब की बार जो हमारी रिंग बनेगी वो 5 मेंबर्ड बनेगी और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर से यही पहली पोजीशन अल्फा और दूसरी पोजीशन बीटा। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हो गए 5 मेंबर्ड। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स अगर होंगे तो इस CH3 की जगह पर यहाँ पर H लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो उसके लिए जो वैल्यू होगी 207 nm होगी। और 5 मेंबर्ड अगर साइक्लिक कीटोन है तो 202 होगी। 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है या ए साइक्लिक कीटोन है तो 215 होगी। तो ए साइक्लिक से मतलब जहां पर रिंग नहीं होगी। तो बेस वैल्यू या पेरेंट वैल्यू के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है, स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा जो हुआ है इसके लिए हमारी बेसिक वैल्यू जाएगी। ठीक। तो अब बात कर लेते हैं इंक्रीमेंट्स की। तो इंक्रीमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कि अगर कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ऐसा कोई डबल बॉन्ड हो जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉन्जुगेटेड डाइंस के लिए, तो उसके लिए वैल्यू हो गई 30 nm। फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो या रिंग रेजिड्यू हो। अब वो रिंग रेजिड्यू किस पर होगा, या तो अल्फा कार्बन पर हो या बीटा कार्बन पर हो, गामा कार्बन या हायर कार्बन। तो इसको भी हम देखेंगे कि अल्फा बीटा तो मैंने आपको बता ही दिया है। अल्फा बीटा से आगे भी अगर कोई डबल बॉन्ड होता, सपोज देखिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया कि सपोज हमारे पास कोई 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है इस तरह से, तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। तो अगर कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा हुआ होता तो अल्फा बीटा, फिर हम इसको गामा बोल देते, फिर डेल्टा हो जाता। और अगर मान लो आगे भी होता तो फिर उससे हायर वैल्यू, हायर कार्बन मान लेंगे हम उसको। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर सामने लिखी हुई हैं कि अल्फा कार्बन पर अगर है ये रिंग रेजिड्यू हो या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो जुड़ा हुआ, तब हम जो है उसको हम बोलेंगे कि उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी। तो ये किस तरह से रिंग रेजिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो मैं आपको समझा दूंगी जब हम एग्जाम्पल करेंगे। फिलहाल आप बस ये काउंटिंग देख लीजिए कि हम किसको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा या हायर कार्बन बोल दे रहे हैं। ठीक है।
फिर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी देखा था, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 5 nm दे रखी है। होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन, होमो एन्युलर मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो रिंग है, रिंग में एक ही रिंग में अगर दोनों डबल बॉन्ड होंगे तो हम उसको होमो एन्युलर डाइन बोलेंगे। ये भी हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। तो बेटा अगर आपने पहले लास्ट वीडियो देखना होगा, इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो देखिएगा, फिर आप यहाँ आइएगा। उसके बाद यहाँ कुछ ऑक्सोक्रोम्स लिखे हुए हैं। ऑक्सोक्रोम्स तो ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये किस किस पोजीशन पर होंगे तो फिर उनकी वैल्यू डिफर करेगी। जैसे OH ऑक्सोक्रोम है, अगर वो अल्फा पोजीशन पर होगा तो 35 nm उसकी वैल्यू होगी, अगर वो बीटा पोजीशन पर होगा तो 30 होगी, वो डेल्टा या हायर पर होगा तो 50 होगी। तो इस तरह से ये सबके लिए जो है यहाँ पर दे रखी। OAC का मतलब एसाइल ग्रुप है यहाँ पर, यानी O COCH3 ग्रुप जो होता है तो वो यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। O से एसाइल ग्रुप हमारा क्या होता है, COCH3 ग्रुप, ठीक है। तो वो एसाइल ग्रुप के लिए लिखा हुआ है। OMe का मतलब OCH3 ग्रुप होगा। और फिर ClBr, ये Nr2, ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये किस किस पोजीशन पर हैं उन सब के लिए ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपको ये वैल्यूज़ पहले याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप कोई न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वैल्यूज़ एक बार आपको ध्यान हो जाएंगी तो फिर हम आराम से एग्जाम्पल जो है इसके कर सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं इसको एग्जाम में। तो नेक्स्ट में अब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू किए हैं। तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमारा ये एसाइक्लिक कीटोन है, ठीक है। एसाइक्लिक कीटोन हमें कैसे मालूम पड़ रहा है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O से हमें यहाँ पर CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है। अगर इस CH3 की जगह यहाँ H होता तब ये एल्डिहाइड होता, ठीक है, और CH3 है तो ये कीटोन है। अब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें बेसिक वैल्यू यहाँ पर चेक करनी है। तो C डबल बॉन्ड तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस C से जो पहला जहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, देखिए एक डबल बॉन्ड तो C डबल बॉन्ड O है ही, फिर ये सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ पर जो है आपका ये डबल बॉन्ड है। तो ये पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा। तो जो हमारी बेस वैल्यू जाएगी वो इतने पोर्शन के लिए जाएगी ये, ठीक है। इसके लिए हम बेस वैल्यू लिख देंगे क्योंकि ये एसाइक्लिक कीटोन है और एसाइक्लिक के लिए हमारी 215 होती है, तो हमने यहाँ पर 215 लिख दी है। अब हम चेक करेंगे इसके बाद कि इसमें इंक्रीमेंट्स क्या क्या हैं। ये तो हमारी बेसिक वैल्यू हो गई। इंक्रीमेंट्स के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा, जैसे हमने रूल्स में लिखा हुआ है, मतलब जो जो वैल्यूज़ लाइन से लिखी हुई है आपको बस वो वैल्यूज़ अगर आप एक पेज पे लिख के रख लेंगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है। तो उसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जितना भी मैंने ये लाइन खींची है ऑरेंज से, इसके बाहर कहीं भी आपको कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। फिर सेकंड है उसमें कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो या रिंग रेजिड्यू हो। अब क्योंकि ये तो साइक्लिक कीटोन नहीं है, तो साइक्लिक नहीं है तो इसलिए रिंग रेजिड्यू भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हम देख सकते हैं कि है या नहीं है। तो इतने पोर्शन से बाहर हमें सिर्फ ये चेक करना है कितने एल्काइल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दिख भी रहे एल्काइल मतलब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। अब वो देखिए एक ये CH3 जुड़ा हुआ है और दूसरा ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो और ये किस कार्बन पर जुड़े हुए हैं, ये बीटा कार्बन पर जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं ना, ये वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पर आपको 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर इनकी वैल्यू 12 nm होती है एक के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 12 × 2 कर दिया, इसलिए ये 24 nm हो गए। और यहाँ पर जो ये वाला CH3 इसको हम कहीं भी काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर नहीं माना जाएगा क्योंकि ये तो कीटोन का ही पार्ट है। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि अल्फा पोजीशन पर कोई मिथाइल ग्रुप है या बीटा पर है, या अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होता तो फिर इसमें गामा कार्बन भी हो जाता, फिर इसमें डेल्टा भी होता, तो क्या उनसे भी कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें सिर्फ 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दिखाई दिए। तो हमारी टोटल वैल्यू हम यहाँ कर लेंगे, इनका टोटल आ जाएगा 239। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी 239 है, जबकि ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पर जो थी 237। तो लगभग यहाँ पर सेम से यहाँ पर देखने को मिली है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यही देखना है अपना बेस वैल्यू कि हमारा एसाइक्लिक कीटोन है या कीटोन है। तो पहले आप उसको सिर्फ अपना अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुछ भी उस पर बना लीजिएगा। जैसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में क्योंकि हम कॉन्जुगेटेड डाइन ढूंढते थे तो सबसे पहले हम उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन बेस वैल्यू के लिए ढूंढते थे। तो ऐसे ही आपको इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या
एल्डिहाइड इसको ढूंढना है। तो वो बस आपको दिखेगा कैसे, सी डबल बॉन्ड आपको सबसे पहले दिखाई दे, और सी डबल बॉन्ड से दोनों तरफ आप नेक्स्ट कार्बन पर देखिएगा, दोनों कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन भी अल्फा है और ये कार्बन भी अल्फा है, लेकिन इस अल्फा से आगे कहीं कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इस अल्फा के आगे इस अल्फा पर ही डबल बॉन्ड है, और अल्फा से नेक्स्ट कार्बन हमारा बीटा है। तो इसलिए हमारी जो बेस वैल्यू होगी वो इतने पोर्शन के लिए लिखी जाएगी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया और ए साइक्लिक कीटोन है, तो ए साइक्लिक कीटोन के लिए हमने 215 लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमें देखना था कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी इस ऑरेंज लाइन के बाहर क्या कोई और भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें डबल, ये वाला डबल बॉन्ड तो था ही अल्फा बीटा के बीच में, फिर नेक्स्ट क्या गया सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन जो है हमारा यहाँ तक बढ़ गया। तो ये हमारा जो पूरा हो गया, ये डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। कॉन्जुगेशन से मतलब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जैसे हमने जो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी डबल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन है। और अगर इसी के आगे सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड लग जाएगा तो इसका मतलब इस डबल बॉन्ड ने इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया है, ठीक है। और यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली है, तो हम पूरा फिर इसीलिए पूरी ऑरेंज लाइन हमने यहाँ तक खींच दी, क्योंकि एक डबल बॉन्ड ने कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया, और अगर एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 30 nm। अब उसके बाद हमें देखना है कि क्या कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमने ये अल्फा बीटा किया और डबल बॉन्ड ने कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड किया, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे उनकी, अल्फा बीटा के बाद आप लिखेंगे गामा, गामा के बाद डेल्टा, और डेल्टा के बाद भी अगर कोई डबल बॉन्ड होता है तो आप उसको डेल्टा +1 डेल्टा +2, यानी उसको हम हायर पोजीशन मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अब जब हमने अल्फा बीटा गामा कर दिया तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि इस अल्फा पोजीशन मतलब अल्फा कार्बन से एक ये मिथाइल ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट अल्फा पोजीशन, और अगर वो अल्फा पोजीशन पर है तो उसकी वैल्यू होती है 10 nm, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर आप देखें बीटा पर यहाँ पर कहीं कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन गामा पर अगर आप देखें तो गामा पोजीशन पर ये एक CH3 ग्रुप है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट गामा पोजीशन, और उसकी वैल्यू होती है 18 nm, तो हमने यहाँ 18 nm लिखा। अब नेक्स्ट डेल्टा कार्बन, यानी हायर पोजीशन आप समझ सकते हैं, तो डेल्टा कार्बन पर आप देख रहे हैं एक CH3 ये जुड़ा हुआ है और एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है एट हायर पोजीशन। तो गामा से आगे हम उसके लिए हायर पोजीशन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप उसको डेल्टा पोजीशन भी लिख सकते हैं, हायर पोजीशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर हायर पोजीशन पर हो या गामा पोजीशन पर हो, दोनों के लिए 18 nm होती है वैल्यू। तो यहाँ पर क्योंकि 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है डेल्टा पोजीशन पर, तो इसलिए हमने 18 × 2 लिखा और इसको कर दिया, फिर हमने 36, और बस इन सबको ऐड किया तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 309, और ऑब्जर्व होती है 310, तो लगभग लगभग यहाँ पर इक्वल देखने को मिली आपको ये। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। तो यही चीज आपको हर एग्जाम्पल में करनी है कि बेसिक वैल्यू पहले ढूंढ लीजिए, फिर जहां पर भी कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है वहां तक अपनी लाइन को बढ़ा दीजिए, उसको नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग से मेरा मतलब उनको अल्फा बीटा गामा जो सिंबल हैं वो हमें सिंबल देने होते हैं, और उसके बाद अपना जो है नेक्स्ट जैसे जैसे वैल्यूज आती रहेंगी, जैसे जैसे इंक्रीमेंट्स आते रहेंगे, बस उनके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू को रखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर है ये एग्जाम्पल, तो हमने फिर से वही कर रहे हैं, हमें सी डबल बॉन्ड हो जैसे ही दिखाई दिया, हम दोनों साइड इस कार्बन के दोनों साइड जो है उसको अल्फा नंबर देंगे, क्योंकि दोनों ही अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है और जो ये वाला कार्बन है वो भी अल्फा कार्बन है, लेकिन इस वाले अल्फा से आगे कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब ये तो हमारा कीटोन हुआ ना, कीटोन का पार्ट हुआ। तो इस अल्फा से नेक्स्ट अगर हम देखें इस ये वाला कार्बन, तो इसको हम बोलेंगे बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमारा हो गया, तो ये वैल्यू जो हमारी हुई ये हमारी बेस वैल्यू जो है बना दे रही है, ठीक। तो बेस वैल्यू किसके लिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है ए साइक्लिक कीटोन, तो हो सकता है आप में से कुछ को ये लगे कि ये साइक्लिक कीटोन है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा देखिए साइक्लिक कीटोन हमारा कैसे बनता है, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड जाएगा ही जाएगा, लेकिन मतलब जो हमने इसमें
3 कार्बन यूज कर रखे हैं, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तीनों कार्बन जो है रिंग का पार्ट होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें अल्फा बीटा कार्बन तो रिंग का पार्ट है, लेकिन जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है वो रिंग का पार्ट नहीं है। तो C डबल बॉन्ड O का कार्बन भी यानी कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन जो है वो भी रिंग का पार्ट होना चाहिए, तब हम उसको साइक्लिक कीटोन बोलते हैं। तो ये हमारा ए साइक्लिक कीटोन होगा, तो इसलिए इसकी 215 Nm वैल्यू हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर रिंग आ गई है तो जाहिर सी बात है कोई रिंग रेजिड्यू भी होगा, और रिंग रेजिड्यू हमें कैसे ढूंढना पड़ेगा, तो फिर से सबसे पहले हम अल्फा कार्बन से देखेंगे। तो अल्फा कार्बन से हमें क्या करना है, ये देखना है इधर की साइड, देखिए ये जो मैं बना दे रही हूँ ये वाला पोर्शन, ये एक रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार क्या बताया कि रिंग रेजिड्यू क्या होता है, रिंग रेजिड्यू में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो और वो रिंग का पार्ट हो, तो हम उसको रिंग रेजिड्यू बोलते हैं। तो ये जो हो गया ये हमारा एक रिंग रेजिड्यू है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा कार्बन पर एक रिंग रेजिड्यू है, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया कि 1 रिंग रेजिड्यू एट अल्फा पोजीशन, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 Nm। तो चाहे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे रिंग रेजिड्यू, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी 10 Nm। फिर हम बीटा कार्बन पर जाएंगे, तो बीटा कार्बन से हम देखेंगे इधर की साइड जो रिंग का पार्ट बन रहा है, और रिंग का पार्ट भी बन रहा है और इसके आगे कोई डबल बॉन्ड भी नहीं जुड़ा हुआ, तो इसलिए ये कॉन्जुगेशन का पार्ट भी नहीं है। तो ये जो हो जाएगा हमारा एक और रिंग रेजिड्यू होगा जो बीटा कार्बन पर है। तो 1 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन, तो इसलिए हमने 12 Nm लिखा। अच्छा, अब बीटा पोजीशन पर कोई एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीटा पोजीशन पर एक एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए बीटा पोजीशन के लिए उसके लिए भी हमने उसकी वैल्यू 12 Nm लिख दी है। तो इस तरह से हमें देखना होता है रिंग रेजिड्यू भी और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी अगर है तो फिर वही वैल्यू रखी, फिर उनको प्लस किया, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एसाइक्लिक कीटोन क्यों कह रहे हैं हम इसको, और फिर उसमें रिंग रेजिड्यू कैसे बन रहा है वो सब हमें इसमें चेक करना होता है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है और फिर ये डबल बॉन्ड है। तो ये पोर्शन हमारा बेसिक वैल्यू बना दे रहा है, ठीक है। और देख रहे हैं आप यहाँ पर जो तीनों कार्बन हैं, यानी ये वाला कार्बन भी, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी, तीनों ही कार्बन रिंग का पार्ट है, यानी C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन भी रिंग का पार्ट है यहाँ पर। तो इसलिए ये एक साइक्लिक कीटोन हो जाएगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल और नीचे वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस आप खुद से समझ सकते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल में C डबल बॉन्ड O का कार्बन रिंग से बाहर की साइड बना हुआ था, जबकि नीचे वाले कार्बन में C डबल बॉन्ड O का कार्बन जो है वो रिंग का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम साइक्लिक कीटोन के लिए भी वैल्यू, तो चाहे हमारा साइक्लिक कीटोन हो चाहे हमारा ए साइक्लिक कीटोन हो, तो अगर 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन है या ए साइक्लिक कीटोन है, दोनों के लिए वैल्यू तो इक्वली होती है 215 Nm, ठीक। अब नेक्स्ट हमें देखना है कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड तो नहीं, तो कोई इसके अलावा तो कोई डबल बॉन्ड हमें दिख ही नहीं रहा। जो हमारी बेस वैल्यू में डबल बॉन्ड आ गया उसके अलावा कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं शो कर रहा है, मतलब कोई है ही नहीं। फिर हम देखेंगे क्या कोई रिंग रेजिड्यू या कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हमने लिखा है एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बीटा पोजीशन पर। तो जैसे ही आपको बेस वैल्यू मालूम पड़े आपको उसको नंबर करना है, यानी ये अल्फा कार्बन हो गया और ये हमारा बीटा कार्बन हो गया। और आप देख भी रहे हैं बीटा कार्बन से एक जो है एल्काइल ग्रुप ये वाला यानी मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने लिखा है 1 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट बीटा पोजीशन, जिसकी वैल्यू हो गई 12 Nm। अब बीटा पोजीशन पे आप देखेंगे नीचे की साइड रिंग बढ़ रही है आगे, ठीक है, यानी ये हमारा रिंग रेजिड्यू हो गया क्योंकि ये रिंग का भी पार्ट है, ठीक है, और बीटा कार्बन से अटैच्ड है और इसके आगे कहीं कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, यानी ये जो है सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये एक रिंग रेजिड्यू है। तो 1 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन, तो हमने 12 Nm लिखा। फिर हम इसमें देख रहे हैं कि एक ऑक्सोक्रोम भी है OH। OH सब्स्टिट्यूशन है कहाँ पर है, अल्फा पोजीशन पर। आप देख रहे हैं इस अल्फा वाले कार्बन पर एक OH भी जुड़ा हुआ है, ये वाला OH वो इसी पर अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने OH सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन लिखा। फिर उसकी वैल्यू देखी अपनी टेबल से, वो 35 Nm होती है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जो CH3 है यहाँ पर, इसके लिए ऐसा नहीं कि आप इसको एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट समझ लेंगे, क्योंकि ये तो C डबल बॉन्ड O से अटैच्ड ही है। C डबल बॉन्ड O से अटैच जो कार्बन है ये उसका पार्ट है, तो हमें इसको नहीं काउंट करना है। जो भी हमारे डबल बॉन्ड वाले पोर्शन से अटैच्ड
कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो, कोई भी रिंग रेजिड्यू हो, कोई ऑक्सोक्रोम हो, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होने चाहिए, तो वो हम उनको मानेंगे कि वो हमारे जो भी हम ऑक्सोक्रोम है या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है या रिंग रेजिड्यू है। तो यहाँ पर हमारी जो जो भी कुछ था हमने वो सब चेक कर लिया और उसके बाद इन सबको प्लस करना है, और प्लस करके हमें 274 वैल्यू मिली और ऑब्जर्व जो थी वो 275 थी। तो इस तरह से हमारे ये फोर्थ एग्जाम्पल हुआ। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो हमारा कंपाउंड है वो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है और इसमें हमने देखा कि ये एक डबल बॉन्ड O हमें दिख गया। जैसे ही डबल बॉन्ड O दिखे बस तुरंत हमें देखना है डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो ये हमारा जितना मैंने ऑरेंज से बना दिया ये हमारी बेस वैल्यू हो गई। और क्योंकि ये साइक्लिक कीटोन है और 6 मेंबर्ड है, क्योंकि ये रिंग जो है पूरी की पूरी हमारी 6 मेंबर्ड है, तो इसलिए ये आ जाएगा बेस वैल्यू फॉर 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन 215 Nm। और फिर हमें क्या करना होगा, इसको नंबर दे देंगे हम अल्फा और इसकी नंबरिंग कर देंगे बीटा। अब इसमें देखेंगे कि क्या कोई डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, तो इस बीटा कार्बन से आगे हम देखें कहीं कोई सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड से आगे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए ये एक सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। उसके आगे फिर एक सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो इस कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने वही यहां पर लिख दिया कि 2 डबल बॉन्ड्स एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो आपको सिर्फ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे ही देखना है। तो बेस वैल्यू के अलावा कितने डबल बॉन्ड हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल जैसे पिछली बार भी हमने ऐसे ही काउंट किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख लीजिए 4 है और उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 जो है वो हमारी बेस वैल्यू में है, एक तो सी डबल बॉन्ड ओ से और एक अल्फा बीटा के बीच में। तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे खाली, और वही 2 हमें दिखाई भी दे रहे हैं। तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए इसको, और चाहे आप इसको बेस वैल्यू को बना के उसके बाहर देख लीजिए कितने डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी 2 मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगी, 60 Nm। अब हम चेक करेंगे अपने रिंग रेजिड्यू को। तो रिंग रेजिड्यू को चेक करने से पहले आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये अल्फा, ये बीटा, बीटा से नेक्स्ट कार्बन जहां पर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है ये हमारा हो जाएगा गामा, और नेक्स्ट कार्बन ये हमारा हो जाएगा डेल्टा, और फिर नेक्स्ट कार्बन इसको हम डेल्टा +1 लिख सकते हैं यानी हायर पोजीशन, और फिर ये नेक्स्ट कार्बन डेल्टा +2 लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर देंगे तो बहुत ईजी रहेगा आपको ढूंढना। तो अब आप सबसे पहले चेक करेंगे अल्फा पोजीशन से। तो देखिए अल्फा पोजीशन पर तो कहीं कोई रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है ही नहीं, डबल बॉन्ड से अटैच जो सिंगल बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड ओ से भी अटैच है, तो अल्फा पर तो कुछ नहीं है। बीटा पोजीशन पर जाएंगे, बीटा पोजीशन पर देखिए अगर आप ऊपर चले तो वो तो हमारा सिंगल बॉन्ड जो है, क्योंकि उसके आगे डबल बॉन्ड है इसलिए ये जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ये तो हमारा कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको तो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जो नीचे वाला है ये वाला जो बॉन्ड है ये रिंग रेजिड्यू है, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड से ठीक अगला कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहां पर कहीं ये वाली जो पोजीशन है ना, यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो बीटा पोजीशन पर है ये वाला पोर्शन, इसको हम रिंग रेजिड्यू मान रहे हैं। तो 1 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन, और उसकी वैल्यू हमने 12 Nm लिख दी। फिर हम आगे चले, इस बीटा कार्बन से आगे अपने कॉन्जुगेशन जहां पर जा रहा है हमारा, तो गामा कार्बन पर चले। अब गामा कार्बन पर आप देखेंगे इस डबल बॉन्ड से यहां पर ये वाला एक रिंग रेजिड्यू है, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड से आगे कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहां पर इस वाली पोजीशन पर कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं बना हुआ है, इसलिए ये वाला जो है वो रिंग रेजिड्यू माना जाएगा। तो एक गामा पोजीशन पर हमारा रिंग रेजिड्यू मिला, ठीक है। गामा से फिर हम आगे चले इस डेल्टा वाली पोजीशन पर, ये डेल्टा कार्बन पर देख लीजिए, डेल्टा कार्बन पर एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है और दूसरा बॉन्ड जो है वो नीचे आ रहा है। तो जो ऊपर जा रहा है उस सिंगल बॉन्ड के आगे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये भी एक रिंग रेजिड्यू हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, बीटा पोजीशन वाला तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो गामा से एक मिल चुका है और डेल्टा से भी हमें एक मिल चुका है। और इस डेल्टा कार्बन से अगर आप नीचे की साइड आएंगे तो एक सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन उस सिंगल बॉन्ड के आगे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस सिंगल बॉन्ड को हम नहीं काउंट करेंगे रिंग रेजिड्यू में, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है। फिर हम इस वाले पर आ जाते हैं जिस पर मैंने डेल्टा +1 लिखा है। तो डेल्टा +1 पर आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये भी एक रिंग रेजिड्यू है, तो ये हमें तीसरा रिंग रेजिड्यू यहां पर देखने को मिला। फिर हम आगे चले डेल्टा +2 पर, ये वाला कार्बन डेल्टा +2 से अगर हम आगे की साइड बढ़ेंगे तो फिर से हमें एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत खचड़ पचड़ कर दी, अब दोबारा से इसको ये देखिए, अब फिर से हम देख लेते हैं। ये हमारा अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था,
ये डेल्टा था, ये डेल्टा +1 और ये डेल्टा +2। तो मैं आपको रिंग रेजिड्यू बता रही थी, तो बीटा पोजीशन पर तो हम काउंट कर चुके हैं इसको, ठीक है। बीटा से हम आगे चलेंगे गामा पर। गामा से हमें दिख रहा है एक रिंग रेजिड्यू ये है, डेल्टा से एक रिंग रेजिड्यू हमें ये दिख रहा है, डेल्टा +1 पर एक रिंग रेजिड्यू ये है और डेल्टा +2 पर एक रिंग रेजिड्यू ये है। तो इसका मतलब हमें रिंग रेजिड्यूज गामा पर और हायर पोजीशन पर कुल मिलाकर हमें कितने मिल गए? 4 मिल गए हैं। ये 1 मिला है, ये 2 मिला, ये 3 और ये 4। तो इसलिए हमने क्योंकि ये हायर पोजीशन पर जो भी मिलते हैं गामा से हायर और गामा पर उनको 18 nm देते हैं, तो 4 मिले हैं तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इसलिए 72 nm जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो रिंग रेजिड्यू ढूंढना बहुत ईजी होता है बेटा, पिछली बार भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको बहुत लंबे टाइम तक। तो आपको सिर्फ सबसे पहले अपना डबल बॉन्ड वाला पोर्शन देखना है और डबल बॉन्ड में जहां भी कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है बस उसको आप जो है पूरा बना लीजिए और उसके बाद आप चेक कर लीजिए नंबरिंग। फिर और उस नंबरिंग से बस आपको सिर्फ ये देखना है कि उस जहां जहां पर भी आपने नंबरिंग दी है जिस जिस कार्बन को, उस कार्बन से आप सिंगल बॉन्ड देख लीजिए जो रिंग का पार्ट हो और उसके ठीक आगे वाले कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो वो रिंग रेजिड्यू हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, एक बार फिर से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक। अब हमें देखना है क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है कोई। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखिए, रिंग को हम नंबर देते हैं ए, ये बी और ये सी, ठीक। तो एक ये वाला डबल बॉन्ड पे अगर आप ध्यान दें, इस वाले डबल बॉन्ड पे, तो ये बी रिंग के लिए एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। मैंने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको पिछली बार बताए थे। अरे यार, ये इस तरह से, तो अगर रिंग के बाहर ऐसे तो बना हुआ है ये वाला, तो रिंग के ठीक बाहर जो है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वो रिंग का पार्ट होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ, ठीक। अच्छा, अब अगर आप इस वाले डबल बॉन्ड पर ध्यान दें तो ये सी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है और ए रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है ना, क्योंकि सी रिंग के बिल्कुल बाहर है और ए रिंग के कार्बन से भी अटैच्ड है, तो ए रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक हो गया और सी रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक हो गया। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर 2 एक्सोसाइक्लिक काउंट करेंगे, ए रिंग के लिए भी और सी रिंग के लिए भी। तो दोनों के लिए एक्सोसाइक्लिक है, इसलिए 2 एक्सोसाइक्लिक हो गए। अच्छा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड, ये सी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, तो एक डबल बॉन्ड ये हो गया। तो 1, ये 2 और यहाँ पर 2 तो थे ही, तो 2 और +2 4 हो गए। तो इसलिए हमने 4 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लिखे और 4 × 5 इसलिए किया क्योंकि 5 जो वैल्यू थी वो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए थी, तो ये 20 nm आ गया। फिर आता है होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। तो हमारा जो कॉन्जुगेशन का पार्ट है हमें उसी में देखना है, तो हमारा ये कॉन्जुगेशन का पार्ट था जिसको मैंने ऑरेंज कर दिया है। और इसमें आप देख रहे हैं बी रिंग में आपको दोनों डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। बी वाली रिंग में ये कॉन्जुगेटेड डाइन हमें दिखाई दे रही है, तो ये इसलिए होमो एन्युलर, एक ही 6 मेंबर्ड रिंग में दोनों डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो बी रिंग में दोनों डबल बॉन्ड है, इसलिए ये होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन भी है। तो 39 nm इसके लिए लिखी वैल्यू, फिर सबको प्लस किया, 418 और इससे 419 इसकी ऑब्जर्व वैल्यू हुई। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर आप देखें, ये हमारा डबल बॉन्ड O है, ठीक। फिर हम चले ऐसे और फिर हम चले यहाँ डबल बॉन्ड की साइड, यानी ये कार्बन हमारा अल्फा और ये कार्बन हमारा बीटा। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन तो है, साइक्लिक भी है, लेकिन ये है हमारा 5 मेंबर्ड। आप देख रहे हैं ये जो रिंग बनी हुई है हमारी, ये हमारी रिंग है 5 मेंबर्ड, तो इसलिए हम इसको 5 मेंबर्ड वाली वैल्यू देंगे 202 nm, ठीक। अब चेक करेंगे कि क्या कोई डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो बीटा कार्बन से आगे बढ़ेंगे, बीटा कार्बन से आगे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड से आगे ये डबल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है। जैसे ही कॉन्जुगेशन एक्सटेंड करे आप उसको तुरंत नंबरिंग करें, अल्फा बीटा के बाद आ जाएगा ये वाला कार्बन जो हो जाएगा गामा और ये कार्बन हमारा हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। फिर आप रिंग रेजिड्यू चेक कर लीजिए, तो अल्फा पर तो कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, बीटा पर कोई रिंग रेजिड्यू नहीं है, गामा पर अगर हम देखें ये वाला, ये एक रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। और ऐसे ही डेल्टा पोजीशन पर देखें, ये क्योंकि ये भी रिंग का पार्ट है और आगे इसके कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो इसलिए
डेल्टा पर भी एक रिंग रेजिड्यू है, तो हम लिख रहे हैं इसको रिंग रेजिड्यूज एट गामा एंड हायर पोजीशन। तो हायर पोजीशन हमने डेल्टा के लिए लिखा है, तो गामा पर भी एक रिंग रेजिड्यू मिला और डेल्टा पर भी एक रिंग रेजिड्यू मिला, इसलिए 2 इंटू 18 किया, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 36। फिर देखते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो बीटा पोजीशन पर आप देखें ये मैंने ऐसे बना रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये एक एल्काइल सब। तो जरूरी नहीं है कि हर बार CH3 आपको लिखा हुआ मिले, अगर किसी भी ऐसे बना रखा, देखिए सपोज मान लीजिए ये एक 5 मेंबर रिंग थी, इस तरह से है कुछ भी, ठीक है, और यहां पर आपको जो है ये ऐसे दिख रहा है कुछ भी, तो इसका क्या मतलब होता है, इस बॉन्ड का ये मतलब होता है कि यहां पर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के कुल मिलाकर 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड तो यहाँ दिखाई दे रहा है और बाकी के 3 बॉन्ड जो है वो 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो कभी भी इस तरह से सिर्फ एक लाइन खींची हुई हो तो उसका मतलब एल्काइल ग्रुप होता है। तो बीटा पोजीशन पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो जिसकी वैल्यू हमने 12 Nm लिख दी। फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। इस 5 मेंबर्ड रिंग के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम उसने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू भी लिख दी, बस इन सबको प्लस किया, कैलकुलेटेड वैल्यू भी आ गई और ऑब्जर्व वैल्यू इसकी 287 थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर आपका 7। अच्छा, एग्जाम्पल 7 में अब देखें, ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने देखा है भाई ये डबल बॉन्ड O तो है, अब इधर की साइड चल रहे हैं तो भी सिंगल बॉन्ड और फिर हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, और जब हम ऊपर चल रहे हैं तो भी हमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि ये भी तो हमारे अल्फा और बीटा हुए और ये भी हमारे अल्फा और बीटा हुए, ठीक है ना। आप एक को अल्फा डैश समझ लीजिए, दूसरे को बीटा डैश कह दीजिए, लेकिन हुए तो वो अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन वाले ही। तो अब इसको अल्फा डैश बीटा डैश जहां पर मैंने लिखा है उसको हम बेसिक वैल्यू में काउंट करें या अल्फा बीटा को काउंट करें, तो बेटा जहां पर भी अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा हो हम वो वाला अल्फा बीटा यहां पर ले लेंगे। तो देखें ये वाला अगर जहां मैंने बीटा लिखा हुआ है, बीटा कार्बन से अगर आप आगे देखें तो सिंगल बॉन्ड है और फिर उससे आगे देखें तो डबल बॉन्ड है, यानी ये वाला पोर्शन पे हमें कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होता है कंपाउंड में वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इस कॉन्जुगेशन की वजह से आ रही है। तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू जो नीचे की साइड हमारा अल्फा बीटा हमने लिखा हुआ है इसको हम बेस वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं मानेंगे, क्योंकि ऊपर वाले से आगे कहीं कोई डबल बॉन्ड हमें एक्सटेंड नहीं दिखाई दे रहा है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा हो, ठीक है। तो हमारा अल्फा बीटा ये हो गया, फिर नेक्स्ट कार्बन को हम यहाँ पर गामा कह देंगे और उससे नेक्स्ट कार्बन को यहाँ पर डेल्टा कह देंगे, ठीक। तो इसलिए हम पहले बेसिक वैल्यू के लिए वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर। तो जो इतना पोर्शन है जहां तक मैंने बीटा लिखा हुआ है उसके लिए ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन के लिए हमारी बेसिक वैल्यू 215 Nm हो गई, ठीक। अब इसमें क्योंकि एक डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, वो मैंने आपको अभी दिखाया जो गामा और डेल्टा के बीच में बना हुआ है, उसके लिए हमने 30 Nm दे दिया। फिर हम चेक करेंगे अपने रिंग रेजिड्यूज को। तो बीटा पोजीशन पर अगर आप देखें ये जो ऊपर की साइड बॉन्ड गया है जहां मैंने अभी ये लाइन खींची, ये हमारा रिंग रेजिड्यू कहलाएगा, क्योंकि इससे ठीक अगले कार्बन पर कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक रिंग रेजिड्यू हमें बीटा पोजीशन पर मिल गया, तो उसकी वैल्यू 12 Nm हमने लिख दी। फिर हम देखेंगे क्या गामा पर, देखिए गामा पर कहीं कोई डबल बॉन्ड कोई सिंगल बॉन्ड आपको अलग से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डेल्टा पर जाएंगे तो डेल्टा कार्बन पर आगे की साइड एक सिंगल बॉन्ड है जो रिंग का पार्ट है और उसके आगे वाले कार्बन से कहीं कोई डबल बॉन्ड अटैच नहीं है, तो इसलिए ये एक रिंग रेजिड्यू हुआ। तो एक रिंग रेजिड्यू, ये ऐसे लिख दिया मैंने इसमें, तो रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन, तो रिंग रेजिड्यू अगर डेल्टा पर हो या गामा पर हो तो दोनों के लिए 18 Nm वैल्यू होती है। फिर कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड तो नहीं है, तो देखिए जो अल्फा बीटा पर एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड बना हुआ है, एक सेकेंड मैं फिर से इरेज कर दे रही हूँ इसे, अल्फा बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, यानी अगर ये ए रिंग है और ये हमारी बी रिंग है, तो बी रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक कहलाएगा। तो ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया, तो 5 Nm हमने इसको यहाँ पर वैल्यू दे दी और फिर कैलकुलेट कर लिया और ऑब्जर्व वैल्यू भी आपके सामने लिखी हुई है, तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। और लास्ट एग्जाम्पल है इसमें ये वाला। अब इसमें भी देखते हैं, देखो ये तो डबल बॉन्ड ओ हमें दिख ही गया, ठीक, इससे नेक्स्ट कार्बन हमारा अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन हमारा बीटा, और इधर की साइड अगर हम देखें ये भी अल्फा है और ये भी बीटा है, तो इसको मैं अल्फा डैश और बीटा डैश लिख दे रही हूँ। तो हम किसको सही माने, मतलब कौन सा हमारा बेस वैल्यू में हम
ऐड करें तो बेस वैल्यू वो मानेंगे जिसमें कि कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा हो। तो यहाँ पर बीटा कार्बन से अगर आप देखें ये सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से आगे आपको डबल बॉन्ड, तो यानी ये जो पोर्शन है बीटा कार्बन इसको हम मानेंगे। तो अल्फा बीटा और ये वाला जो हमारा कार्बन हो जाएगा वो हमारा गामा कार्बन हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन हो जाएगा वो हमारा डेल्टा कार्बन होगा। तो जो ये अल्फा डैश बीटा डैश लिखा है बस इसको हम बेसिक वैल्यू नहीं मानेंगे, बेसिक वैल्यू हमारी ये वाली हो जाएगी जिसपे मैंने अल्फा बीटा लिखा हुआ है। तो बेस वैल्यू और 6 मेंबर्ड रिंग है तो 6 मेंबर्ड साइक्लिक कीटोन के लिए हमने वैल्यू लिखी और इसमें एक डबल बॉन्ड भी है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, जो मैंने गामा और डेल्टा के बीच में बनाया हुआ है। तो वो 30 nm उसके लिए हो गया। अब हम रिंग रेजिड्यू ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे पहले अल्फा पोजीशन पर देखिए, अल्फा पोजीशन पर एक सिंगल बॉन्ड इधर की साइड जा रहा है ये वाला, ठीक है, जो रिंग का पार्ट है, और उस कार्बन से आगे भी कोई डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। तो एक रिंग रेजिड्यू हो गया अल्फा पोजीशन पर, तो उसकी वैल्यू 10 nm लिख दी। फिर हम गए बीटा पर। देखिए बीटा पर एक बॉन्ड तो ऊपर की साइड जा रहा है गामा कार्बन की तरफ, जो गामा कार्बन से अटैच्ड है, मतलब बीटा और गामा के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि वो तो कॉन्जुगेशन का पार्ट है, क्योंकि गामा कार्बन से आगे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और एक बॉन्ड बीटा कार्बन से नीचे की साइड जा रहा है और ये भी रिंग का पार्ट है, लेकिन इसके आगे कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको रिंग रेजिड्यू मान रहे हैं। तो 1 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन, फिर उसकी वैल्यू लिख दी। फिर आते हैं गामा कार्बन पर। गामा कार्बन से आपको कहीं कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेल्टा पर आए, डेल्टा पर आए तो डेल्टा से जब हम आगे चलेंगे ये भी एक रिंग रेजिड्यू है, क्योंकि ये वाला सिंगल बॉन्ड रिंग का पार्ट है और इस सिंगल बॉन्ड से आगे कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं, इसलिए ये रिंग रेजिड्यू हुआ। तो एक डेल्टा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू गया, उसकी वैल्यू लिखी। फिर हम लिख रहे हैं होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। देखो होमो एन्युलर कैसे दिखाई दे रही है, अब देखते हैं इसको भी। देखिए बेटा ये जो हमारी, ये तो ए रिंग हो गई, ये हमारी बी रिंग हो गई, और जो ये है सी रिंग। अब अगर आप सी रिंग पर देखें तो एक डबल बॉन्ड तो ये है और एक डबल बॉन्ड ये है, तो आपको लगे कि ये डबल बॉन्ड तो बी रिंग में बना हुआ है, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो सी रिंग के लिए भी है, तो इसलिए हम इसको सी रिंग में भी एज्यूम करते हैं। तो सी रिंग में कॉन्जुगेटेड डाइन हमें दिखाई दे रही है, एक डबल बॉन्ड ये, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर से ये डबल बॉन्ड। तो कभी भी ऐसा हो जाए, देखिए अगर हम इस तरह से लिखते हैं ना कोई भी स्ट्रक्चर, मैंने ये ऐसे लिखा और यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए भी माना जाएगा और इस रिंग के लिए भी माना जाएगा, तो दोनों में कॉमन है ये। इसीलिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है जिसको मैंने बी रिंग के अंदर दिखा रखा है, एक्चुअल में वो सी रिंग के लिए भी है, तो इसलिए हम इसको होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन का भी वैल्यू दे दे रहे हैं। बस इन सबको प्लस करेंगे और फिर हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के लिए या एल्डिहाइड्स के लिए बस आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि डबल बॉन्ड ओ हो, सी डबल बॉन्ड ओ, जहां भी सी डबल बॉन्ड ओ होगा उससे नेक्स्ट कार्बन और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेशन होना चाहिए, इसीलिए हम इसको अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर, और इस वाले कार्बन से जो सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर इससे CH3 जुड़ा हुआ है या कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कीटोन हो जाएगा, लेकिन अगर खाली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। बस इसको, ये जो बेस वैल्यू हमें आपको मिल जाएगी तो वो ए साइक्लिक है या साइक्लिक है, फिर आप देख लीजिएगा साइक्लिक वाले पोर्शन में जो ये वाला कार्बन है वो भी रिंग का पार्ट होना चाहिए, यानी सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन भी रिंग का पार्ट हो, तब वो साइक्लिक कीटोन मानेंगे। अब वो 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है वो आपको स्ट्रक्चर देख के मालूम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन देखना है और बस उसको नंबरिंग कर देनी है वहीं के वहीं। तो नंबरिंग कर देने से ये होगा, नंबरिंग से मेरा मतलब सिंबल दे देना है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो उससे ये फायदा होगा आपको रिंग रेजिड्यू या कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ढूंढने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम इसको जो है पूरा का पूरा, उसके बाद आप कोई भी वो होमो एन्युलर है या एक्सोसाइक्लिक है वो भी आप खुद से देख सकते हैं, बस आपको सिर्फ वैल्यूज याद रखनी है, चाहे वो कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए हो या फिर आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए हो। फिर आप निकालना तो फिर बहुत ईजी होता है, फिर आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए किधर की साइड कॉन्जुगेशन ज़्यादा है किधर की साइड कम है, ये सब भी आपको चेक करना होगा, और कौन से एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आपको काउंट करने हैं कौन से नहीं काउंट करने वो भी आपको जो है देखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा जो है आज खत्म होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्स की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।